18 नवंबर को जब पूरा देश बात कर रहा था कि क्या वाकई हिड़मा मारा गया है, तो 19 नवंबर को भी यही घटना दोहराई जा रही थी। साथ ही साथ इस पर भी बातचीत हो रही थी कि हिड़मा मारा गया, उसके साथ क्या देवजी गिरफ्तार हुआ और क्या जो 7 माओवादी मारे गए सभी एक साथ थे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन उसी बीच एक और घटना हो रही थी और वो घटना थी एमएमसी जोन की, जिसमें हमें सफलता तो नहीं लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ। नुकसान ये हुआ कि हमने अपना एक वीर जवान खो दिया। उस घटना पर बातचीत हुई लेकिन जिस स्तर पर होनी चाहिए थी उस स्तर पर नहीं हो पाई। इस बात के लिए हम भी क्षमापार थी। तो उस घटना पर जब हम उस वक्त बातचीत नहीं कर पाए थे तो मुझे लगा कि उस जगह पर जाकर फिर से उस पूरी कहानी को अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि कैसे हुई होगी मुठभेड़, वो जगह कौन सी है और क्या है पूरी कहानी। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब 18 और 19 नवंबर को हर कोई इस पर बातचीत कर रहा था कि हिड़मा कैसे मारा गया, हिड़मा मारा गया तो केवल 6 ही लोग कैसे मारे गए, उसके ठीक दूसरे दिन एमएमसी जोन का ये वही इलाका है जिस इलाके में माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना थी। पता ये चला था कि लगभग 15 की संख्या में इस इलाके में माओवादी हैं और उन्हें घेरने के लिए एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन में 3 राज्यों की पुलिस शामिल थी, जिसमें महाराष्ट्र की C60, मध्य प्रदेश की हॉक फोर्स और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की DRG पुलिस थी। तो तीनों राज्यों के संयुक्त ऑपरेशन में दरअसल अभी मैं जहां खड़ा हूं ये एमएमसी जोन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। मैं आपको बताऊं कि जो मैं खड़ा हूं बिल्कुल छत्तीसगढ़ का ये सीमावर्ती इलाका है और इस तरफ में अगर एक छोटी सी सड़क है बहुत पतली सी, उसको पार करेंगे तो आप महाराष्ट्र के इलाके में चले जाएंगे और वहीं अगर आप इस तरफ थोड़ी सी दूर बढ़ जाएंगे तो आप मध्य प्रदेश में इंटर कर जाएंगे। तो ये इसे एमएमसी जोन कहा जाता है। माओवादियों ने एक एमएमसी जोन, जैसे दंडकारण्य जोन बनाया है वैसे ही एक एमएमसी जोन भी बनाया था, जिसके बारे में हमने आपको कई बार जानकारी दी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों को मिलाकर माओवादियों का कॉरिडोर। और यहाँ पर अभी इस वक्त बालाघाट के इलाके में 2 डिवीज़न भी हैं। एक है GRB, जिसमें कि GRB में गरियाबंद, गोंदिया, GRB में गोंदिया, राजनांदगांव और बालाघाट ये हैं। और दूसरा जो डिवीज़न है वो KB, कान्हा भोरमदेव। तो इस तरह से 2 डिवीज़न है। और आपको मैंने पहले बताया कि KB डिवीज़न का नेतृत्व सुकमा जिले के गोलापल्ली का सुरेंद्र, जो यहाँ पर DK SZC के पद पर है, SZC के पद पर है। DK तो फिर दंडकारण्य हो जाता है। तो ये यहाँ का डिवीज़न है। और उस दिन बताते हैं कि इस इलाके में, हालांकि मैं बताऊं कि वो बहुत बड़ा इलाका है और मैं सुबह रायपुर से निकला, रायपुर से राजनांदगांव से डोंगरगढ़ होते हुए इस इलाके में बोरतला इलाके में पहुंचते पहुंचते ही हमें दोपहर से ज़्यादा का वक्त बीत गया। और फिर जब हम यहाँ पहुँचे इस गांव में, तो इस गांव में पहुँचते पहुँचते भी हमको शाम हो गई। फिर भी हम उस स्पॉट के बहुत आसपास पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ किसी तरह से इस इलाके के गाँव वाले भी बहुत कुछ बताते नहीं। उनसे जब हमने पूछा तो वो बोले कि हमको कुछ पता ही नहीं, गोलियों की आवाज़ सुनी, ऐसा 1-2 ग्रामीणों ने कहा। लेकिन धीरे धीरे बातचीत करते किसी माध्यम से कुछ कहानियाँ निकल कर आईं। तो ये पता चला कि यहाँ जो पहाड़ी के उस तरफ दूर है बहुत ज़्यादा और अब अंधेरा होने को है, तो मुझे लगा उस स्पॉट तक तो हम नहीं पहुँच सकते, तो इसलिए यहीं से वो कहानी आपको बताऊँ। वहाँ पर दरअसल माओवादियों का एक डेरा था जिसमें लगभग 15 माओवादी थे। ये 15 माओवादी कौन थे वो भी बताऊँगा। उनकी सूचना पर ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च हुआ। और हुआ ये कि जब चारों तरफ से घेरा जाने लगा, इस तरफ से छत्तीसगढ़, इस तरफ से महाराष्ट्र की हॉक फोर्स और पीछे की तरफ से C60, चारों तरफ से उनको घेरने लगी और कॉर्डन किया जाने लगा। तो दरअसल माओवादियों की एक बहुत छोटी टीम, उस 15 में से लगभग 2-3 की संख्या में माओवादी नीचे उतरे और यहाँ पर उस दूरी पर एक बहुत पतला सा नाला है जो कि अभी झरिया के समान बहता है। तो अपने कैंप के लिए माओवादी वहाँ से पानी लेने के लिए आए हुए थे और यहाँ सबसे पहले उनके ऊपर नज़र पड़ी आशीष शर्मा की। दरअसल वहाँ से 3 से 4 टीमें गठित की गई थी। उसमें जो पुलिस ने बयान दिया है, मध्य प्रदेश की पुलिस ने, उस बयान के आधार पर 2 से 3 DSP स्तर के भी पुलिस अधिकारी थे और एक टीम का नेतृत्व आशीष शर्मा खुद कर रहे थे। आशीष शर्मा जी के बारे में बताऊं तो 2016 में उनकी भर्ती हुई और 2018 से ही वो हॉक फोर्स में शामिल हुए।
जिस तरह से बस्तर में मैं कई बार आपको बताता हूँ कि डीआरजी की फोर्स है, तो डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की तरह ही मध्य प्रदेश में 98 में बोलते हैं कि हॉक फोर्स का गठन किया गया था माओवादियों से लड़ने के लिए स्पेशल। तो 2016 में भर्ती हुए आशीष शर्मा जी 2018 से ही हॉक फोर्स में शामिल हो गए थे, और तब से वो लगातार माओवादियों के खिलाफ हर ऑपरेशन में लगभग शामिल होते थे। बताते हैं कि इस इलाके में 7 माओवादियों को मार गिराने में जो भूमिका है उसमें उनकी भी काफ़ी अहम भूमिका रही है, और यही वजह है कि 2 बार शायद उन्हें राष्ट्रपति पदक और 2 बार आउट ऑफ टर्न या इस तरह से कुछ सम्मान भी मिला है। हालांकि सम्मान और वीरता पुरस्कार में कौन कौन से मिले उसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं है, और चूंकि मैं यहाँ नेटवर्क में भी नहीं हूँ इसलिए मैं आपको किसी अधिकारी से पूछकर बता भी नहीं पा रहा हूँ। तो आशीष शर्मा की नज़र पड़ी उन 3 माओवादियों पर जो सबसे पहले पानी लेने के लिए आए हुए थे, संभवतः इसी किसी इलाके में। और क्योंकि यहाँ मैं देख रहा था पानी का एक झरिया बहता हुआ जा रहा है, जिसमें से बहुत हल्की हल्की पानी, ये देखिए वो झरिया है। तो सबसे पहले उनकी नज़र पड़ी तो चूँकि वो इसके पहले भी आशीष शर्मा पहले भी कई एनकाउंटर में रह चुके हैं और उन्हें लड़ने का अच्छा खासा अनुभव था। इस इलाके में डीएसपी हैं संतोष पटेल, अभी उनका मैं एक बयान सुन रहा था, तो उन्होंने भी बताया इस बात को कि आशीष शर्मा के लड़ने के तरीके को और भी लोगों को बताया जाता था कि कैसे माओवादियों से ऑपरेशन में किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह की सावधानी बरतनी है। आशीष शर्मा से भी सीखने की आवश्यकता है। तो इतने स्पेशलिस्ट थे ऑपरेशन करने के। ये देखिए वो पानी। तो आशीष शर्मा जिस तरह से देखे कि 3 माओवादी हैं, तो सबसे पहले वो उनकी तरफ दौड़े तो इस दौरान 2 माओवादी तो भागे, लेकिन एक माओवादी ने पेड़ की ओट में आड़ ले लिया, और इस बात का इल्म आशीष शर्मा को नहीं हो पाया कि भाग रहे माओवादियों में से एक माओवादी रुक गया है। रुका हुआ माओवादी ने पलट कर फायरिंग की, और फायरिंग सीधे आशीष शर्मा को गोली लगी हाथ में, पैर में, जांघ में, और एक गोली उनके पेट को चीरती हुई निकल गई। आनन फानन में फिर चारों तरफ से जैसे ही गोलियां चली, तो गोली चलने के बाद बाकी के जवानों ने भी फायर किया। यहाँ बोरतला के थाने में जो रिकॉर्ड दर्ज है, लगभग 150 राउंड, लगभग हमारे कुछ स्थानीय साथी भी हैं, तो उनसे भी कुछ पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे कहानी लेकर ही तो आप बताएंगे। लगभग 150 राउंड फायर किया गया। हालांकि मुझे हम लोग जो बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमा हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन जितनी देर मैं यहाँ इस जंगल में घूमा हूँ अभी तक तो मुझे गोलियों के निशान नहीं दिखे, लेकिन 150 राउंड फायर हुआ होगा, क्योंकि दौड़ाया भी गया होगा। और दौड़ाते हुए फिर उनके डेरा तक पहुँचे, और डेरा तक पहुँचे गए तब तक माओवादी वहाँ से और दूर जा चुके थे, वो भी निकल गए थे, उनके तरफ से भी फायरिंग हुई होगी। और इन सारी घटना के बीच फिर आशीष शर्मा जी को डोंगरगढ़ अस्पताल ले जाया गया। अब वहाँ पर पुलिस ने जो प्रेस नोट दिया या बताया, तो ये बताया कि हेलीकॉप्टर की भी तैयारी की जा रही थी कि एयरलिफ्ट किया जाए, और उन्हें तत्काल डोंगरगढ़ अस्पताल भी पहुंचाया गया। लेकिन एक जवान ने मुझे कुछ मैसेज किया है, वो मैसेज आप स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जवान का मोबाइल नंबर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि किसी की गोपनीयता उजागर नहीं करनी है, लेकिन उसने बताया कि शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी, बहुत सारी कुछ लापरवाहियाँ हुई हैं, ऐसा एक जवान का कहना है, जो कि मध्य प्रदेश के ही हैं। और लेकिन उनके इलाज के दौरान फिर उनकी मौत हो गई, शहीद हो गए वो जवान हमारे आशीष शर्मा। शहीद होने के बाद फिर उनके, और सबसे दुखद क्या है कि बहुत कम उम्र के ये जो वीर जवान थे, अभी जनवरी में उनकी शादी होनी थी। ये और भी ज़्यादा दुखद था कि उनके घर में जहाँ एक डोली आनी थी एक नए परिवार के सदस्य की, वहीं उनके परिवार से एक सदस्य की संख्या कम हो गई और अर्थी उठी, और ये पूरे इलाके के लिए दुखद, वो भी उस वक्त दुखद है जिस वक्त माओवादी सबसे ज़्यादा बैकफुट में है। माओवादी बीते दिनों जब 26 पन्ने का प्रेस नोट जारी किए थे, बुकलेट, तो उसमें उन्होंने कहा था कि नक्सलबाड़ी के बाद से ये वो समय है जब माओवादियों को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और दंडकारण्य के इलाके में तो सोचिए पहली बार कोई महासचिव मारा गया। हिड़मा जैसा माओवादी, जिसको लोग सोचते थे कि हिड़मा का क्या होगा, हिड़मा जैसा माओवादी इतनी आसानी से मारा गया। चारों तरफ माओवादी संगठन में हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई इस कोशिश में है कि कैसे भी करके सरेंडर कर दें और अपनी जान बचा लें, और उस बीच ये मुठभेड़ हो जाना और एक जवान का शहीद हो जाना,
ये अपने आप में आश्चर्यचकित और सबसे ज़्यादा दुखद पहलू है। वहीं अब ये जो 15 माओवादी हैं, ये यहाँ से भागकर फिर और आगे निकले और इस 3 राज्यों की पुलिस के कॉर्डन करने के बावजूद वो अपने आप को बचाकर पता नहीं कैसे बाहर निकले। और ये कौन है वो माओवादी? ये वही 15 माओवादी हैं, जिनमें से 11 माओवादियों ने, जिसमें विकास नागपुरे भी शामिल है, जिसने गोंदिया में जाकर अपने साथियों के साथ समर्पण कर दिया। बताते हैं कि अपने 4 साथियों को, उस 15 में से 4 साथियों को उसने अभी भी जंगल में छोड़ रखा है, ताकि बाकी के और माओवादी सरेंडर कर दें उनसे संपर्क करके, क्योंकि वो लगातार अपील कर रहा है। इसके पहले भी उसने बस्तर टॉकीज से भी फ़ोन पर बातचीत की थी, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसने 15 मार्च तक का समय मांगा था। जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कहा कि ये 10 से 15 दिन का समय काफ़ी है, तो फिर उसने 1 जनवरी तक का समय मांगा। और लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि अब उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है लगातार फ़ोन में बात करने की वजह से, तो वो अगले ही दिन गोंदिया में जाकर समर्पण कर दिया अपने सभी साथियों के साथ और हथियारों के साथ। और 4 उसमें से, लेकिन पुलिस कई बार ये भी दावा कर देती है कि मुठभेड़ में कई माओवादी घायल हो गए। तो 15 में से 11 ने तो सरेंडर कर दिया और 4 उनके साथी जो घायल नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस दिन जो गोलियां चली उसमें कोई भी माओवादी घायल नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये है कि हमने अपना एक वीर जवान ज़रूर खो दिया। तो ये उस जगह की ग्राउंड रिपोर्ट, तो अब मैं इसको ग्राउंड रिपोर्ट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद इस बात को लेकर थोड़ा सा दुखी हूँ कि मैं जब इस स्पॉट पे पहुँचा हूँ, तो चूँकि लोकेशन बहुत दूर है जहाँ से मैं आया हूँ, तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ। ठंड का समय है और अभी अंधेरा बहुत पहले हो जाता है, इसलिए मैं उस स्पॉट तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। वापस भी जाना है तो इस वजह से। लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैंने जो गलती की कि माओवादी के मारे जाने पर हमने जवान की शहादत वाली वो जानकारी ही अपने दर्शकों तक साझा नहीं की, और उसी का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आया हूँ कि गलती हुई है तो कम से कम उस घटना स्थल तक पहुँचूँ। यहाँ पहुँचने के बाद भी इस बात का दुख है कि वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी उस एग्जैक्ट पॉइंट पे जाना होगा तो मुझे अभी बहुत पैदल चलना पड़ेगा, लगभग इस पूरे पहाड़ को पार करके दूसरे पहाड़ में। और बताते हैं कि 600 मीटर के हाइट पे शायद एक जो मुठभेड़ है वो हुई है, जो मेरे पास कुछ अलग अलग माध्यम से सूचनाएं मिली हैं, जानकारी मिली उस आधार पर। लेकिन ये पूरी कहानी यहाँ आने के बाद अलग अलग स्रोतों से और सूत्रों से मुझे मिली, जिसे कनेक्ट करके मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। और इस जानकारी को मैंने, कहानी नहीं, इस जानकारी को, माफ़ी चाहूँगा, और इस जानकारी को हमने आपको उस वक्त नहीं बता पाया क्योंकि हम हिड़मा अध्याय में व्यस्त हो गए थे। ये भी हमारी गलती है, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगते हुए ये आपके लिए उस स्पॉट को दिखा रहा हूँ। मैं आपको इसको गूगल मैप के सहारे से भी उसके लोकेशन को बताने की कोशिश करूँगा कि वो लोकेशन कैसा है, जिस लोकेशन पे पूरा ऑपरेशन हुआ जिसमें वो जवान शहीद हुआ। तो ये पूरी जानकारी थी। 19 नवंबर को मध्य प्रदेश की हॉक फोर्स के एक जवान ने अपनी शहादत दी, और उस जवान को बस्तर टॉकीज़ की पूरी टीम और हमारे पूरे दर्शक की तरफ से मैं नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूं। अगर आपको लगे कि और भी लोगों को आशीष शर्मा जी की शहादत वाली इस जानकारी तक पहुंचना चाहिए या जानना चाहिए, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और लगे कि ठीक है, इस घटना पे हमने आपको वो सारे एविडेंस नहीं दिखाए कि गोलियों के निशान कहाँ हैं, या वो खाली कारतूस कहाँ हैं, या खून के धब्बे के निशान कहाँ हैं, कैसे चली होंगी गोलियाँ, लेकिन फिर भी हम जगदलपुर से इतनी दूर तक वो जगह को दिखाया, हमने थोड़ी बहुत कोशिश की। तो अगर लगे शेयर करना चाहिए तो कर दीजिएगा, और बस्तर टॉकीज ठीक ठाक काम कर रहा है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।